हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे एक और चैप्टर एंड दैट इज़ टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं अपने टैक्स की। और टैक्स की मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर पर्सन, हर असेसी ये चाहता है कि वो टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, बट लीगली, इलीगली नहीं। तो टैक्स को प्लान कर सके, टैक्स को कम से कम कर सके, जो टैक्स का बर्डन है वो उसके ऊपर कम से कम रहे। तो इसके लिए उसको कुछ तैयारी करनी पड़ती है और उस तैयारी को हम कहते हैं बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट। और टैक्स मैनेजमेंट के अंदर इस चैप्टर में हम 3 और टॉपिक्स करेंगे जो इसी से एसोसिएटेड हैं, लीगली या इलीगली। और वो 3 टॉपिक्स हैं हमारे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। सो इसको फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द कंप्लायंस with the statutory provisions of law। तो टैक्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? जो हमारे इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना और उसको फॉलो करते हुए अपने टैक्स के बर्डन को कम करना। सो इट इज़ डायरेक्टली अगर हम बात करें तो टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट प्लान टैक्स विदाउट टैक्स मैनेजमेंट। आप टैक्स मैनेजमेंट बिना टैक्स प्लानिंग के नहीं कर सकते। तो दोनों इंटर रिलेटेड काफ़ी हद तक हैं। उसके बाद इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टाइमली पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एक्सेट्रा। ये सब टैक्स प्लानिंग में भी आता है और टैक्स मैनेजमेंट में भी। उसके बाद वाइल टैक्स प्लानिंग इज ऑप्शनल, टैक्स मैनेजमेंट इज मैंडेटरी। यू हैव टू, आपको अपना टैक्स मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट, पुअर टैक्स मैनेजमेंट में लीड टू वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, penalty, prosecution, etc. In some cases, it may lead to heavy financial losses if proper compliance is not made. For example, if a loss return is not filed, अगर आपने loss return फाइल ही नहीं करी है तो आप कोई लॉस को सेट ऑफ के लिए या कैरी फॉरवर्ड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है टैक्स मैनेजमेंट। सो फर्दर हम इसको देखते हैं। टैक्स मैनेजमेंट अभी हमने कहा दैट इज इट रेफर्स टू द कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ। ओके, और अभी हमने ये सारे पॉइंट्स थोड़े से पीछे अभी पॉइंट में पढ़े भी हैं, यानी कैसे हम करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स जिसको भी करना है उसको वो डिडक्शन ऑफ टैक्स समय पर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर हु इज़ पेइंग द सैलरी, उसको सैलरी पे करने से पहले डिडक्शन ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो असेसी इन डिफॉल्ट बन जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स जब भी रिक्वायर्ड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मोटर कार इज सोल्ड ऑफ मोर देन 10 lakhs, then 1% has to be charged as, or 1% has to be collected as tax from the buyer। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई जो है सज़ा होगी, पेनल्टी होगी। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसके अलावा यू हैव टू पे द टैक्सेस इन टाइम। कौन कौन से? एडवांस टैक्स, या जब आप सेल्फ असेस करते हैं अपने आप को और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पे करना है समय पर, या फिर आपके नाम कोई नोटिस आता है टू पे द टैक्स और आप उसको अगर कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, या हो सकता है प्रोसिक्यूशन भी हो जाए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? दैट इज मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स
प्रॉपरली, जैसा कहा जा रहा है, जैसा इनकम टैक्स में रिक्वायर्ड है, आप उसी फॉर्म में अपने अकाउंट्स को मेंटेन भी करते हैं और उसको ऑडिट भी करवाते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आप अपने बिजनेस में या पर्सनल मनी ट्रांसफ़र में कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट्स, प्रॉपर वाउचर्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो अगेन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ प्रॉपर रिटर्न, एक तो रिटर्न कौन सी आपने रिटर्न, आगे हम देखेंगे कि कई तरह के फॉर्म्स हैं, आपने चूज़ करना है सही फॉर्म, और उसके अलावा आपने उसको सही समय पर उसको डिपॉजिट भी करवाना है, सबमिट भी करना है। उसके बाद रिव्यू एंड एक्ट अप्रोप्रिएटली एज पर द ऑर्डर्स रिसीव्ड, समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है आपको कुछ ऑर्डर्स पास करे या कोई लॉ में बदलाव करें, आप उनको कंप्लाई करें या उन ऑर्डर्स को फॉलो करें, ये भी आपकी टैक्स मैनेजमेंट में ही आता है। सो टैक्स को मैनेज करने के लिए आपको उसके रूल्स, रेगुलेशंस, उसके वेरियस ऑर्डर्स, आप सबको कंप्लाई करेंगे, देन यू विल नेवर बी इन अ प्रॉब्लम। उसके बाद इंट्रोडक्शन, द एविड गोल ऑफ एवरी टैक्स पेयर इज टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, taxpayer may resort to the following 3 methods। हमारे टैक्स पेयर का मेन पर्पस टैक्स मैनेजमेंट करने का क्या है? वो है कि अपने टैक्स के बर्डन को कम से कम टैक्स पे करना, हर कोई यही चाहता है। लेकिन इसको करने के लिए देर आर 3 ऑप्शंस। वन इज टैक्स प्लानिंग, सेकेंड टैक्स अवॉइडेंस, एंड द थर्ड इज टैक्स इवेजन। तो इन तीनों में से आप कौन सा चुनेंगे, ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद इट इज़ वेल सेड दैट टैक्स पेयर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू अरेंज हिज अफेयर्स इन अ सच मैनर टू पे मैक्सिमम टैक्स। सो द असेसी शैल अरेंज द अफेयर्स इन अ मैनर टू रिड्यूस द टैक्स। तो आप टैक्स की मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है, क्यों ज़रूरी है कि आप अपने जो सारे अकाउंट्स हैं उनको इस तरह से मैनेज करते हैं, अपने इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से इस तरह से मैनेज करते हैं जिससे कि आपको टैक्स कहीं ज़्यादा ना पड़ जाए। आपकी कोशिश क्या होगी कि उस टैक्स के बर्डन को कम करना। उसके बाद बट द क्वेश्चन इज विच मेथड टू बी ऑप्टेड, कौन सा मेथड हम यूज़ में लाएं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग अगर मैं कहूँ तो इट्स अ परमानेंट बेनिफिट, यानी जब आप टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपको ये बेनिफिट बिना डर, आपको लंबे समय तक ये बेनिफिट इसका मिलता है और आपको कभी इसमें घबराहट नहीं होती, डरना नहीं पड़ता। टैक्स प्लानिंग होता क्या है? टैक्स प्लानिंग अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ, इट्स अ legal planning following all the rules and regulations that is of the income tax act। तो आप जब उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आप जब भी उसके अकॉर्डिंगली टैक्स को अपने प्लान करते हैं, क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वही आपको कई तरह की एग्जम्पशंस, वही आपको कई तरह के अलाउंसेस, वही कई तरह के आपको डिडक्शंस, रिबेट्स देता है। आप उनका प्रयोग करिए और फिर आपका जो टैक्स होगा उसका बर्डन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो जो लीगल वे में पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप जब टैक्स को प्लान करते हैं, दैट इज़ योर टैक्स प्लानिंग। सो टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग इन ऑर्डर टू अवेल ऑल द एग्जम्पशंस जो आपको मिलनी चाहिए, डिडक्शंस, रिबेट्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। The income tax law itself provides for various methods for tax planning. Okay? So, जैसे इन्वेस्टमेंट्स इन आप ऐसी सिक्योरिटीज़ में करिए जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वहाँ पे TDS नहीं कटता, ठीक है, टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, या आपकी गवर्नमेंट की जो कुछ एग्जम्प्टेड आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्ट करिए तो अपने आप ही आपका इंटरेस्ट जो है उसमें एग्जम्प्टेड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सच
सिक्योरिटीज़ जो हमने कहा एग्जम्प्टेड हैं, उसके अलावा अपना रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरह का बनाइए, या कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम आपने चुनना है। सो ये आप कुछ अलाउंसेस और जो रूल्स हैं उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, हमारी टैक्स प्लानिंग की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज प्लानिंग, देन परमिसिव प्लानिंग एंड पर्पसिव प्लानिंग। लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग आपको किस तरह का बेनिफिट लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सो ये आपका ATC के डिडक्शन में भी जाएगा, बट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपकी क्या हो सकती है, जैसे आपके हम बात कर सकते हैं कि आज के समय में अगर हम हमारी इस साल हमारी जो इनकम है इफ़ इट इज़ लेस, तो आपको 87A की रिबेट मिल सकती है, या मैं अपने जो बच्चे हैं उनको अलाउंसेस, उनका एजुकेशन अलाउंस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। सो बहुत सारी इस तरह के शॉर्ट टर्म की, यानी बहुत शॉर्ट टर्म, इसी साल मुझे ये बेनिफिट मिले, आगे का बाद में देखेंगे। सो एक तो है कि आप लंबे समय की प्लानिंग कर रहे हैं, एक है जो आप शॉर्ट में शायद इसी समय, इसी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, वो है, सो दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। उसके बाद परमिसिव प्लानिंग, यानी जितनी आपको परमिट हो रही है, जितनी एग्जम्पशंस परमिट हो रही हैं आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जितने डिडक्शंस आपको परमिट हो रही हैं आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जितने आपको रिबेट्स आपको मिलने वाली हैं आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो दैट इज़। उसके बाद है पर्पसिव प्लानिंग। आपका पर्पस क्या है, क्या अपने बिजनेस को बढ़ाना, सो आप एक ऐसी जगह पे बिजनेस ओपन करेंगे जहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स आपको 5 साल तक मिलने वाले हैं, ओके, या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है, तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जहाँ पे टैक्स भी बच जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी फर्दर भी आपका उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे PPF, ठीक है, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी एग्जम्प्टेड, और मेरी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी हो गई। तो इस तरह के आपके पर्पस क्या हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, बिजनेस इंक्रीज करना, ओके, टैक्स के बर्डन को कम करना, ये आपका क्या पर्पस है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी टैक्स की प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप, या हम कह सकते हैं टैक्स प्लानिंग के की इम्पोर्टेंस। सो इट्स वन इज द सेम थिंग। क्या है टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में, सबसे पहला हम ले सकते हैं जैसे कि रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहला तो हमारा काम यही है ना, यही पर्पस है टैक्स प्लानिंग करने का, और वो है हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को बाय यूजिंग all the rules and regulations, the exemptions, okay, the rebates given by the income tax law. उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन यानी आप जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या लीगल जो कार्यवाही हो सकती है आपके अगेंस्ट, उनको आप मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली आप बिजनेस अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं, बिजनेस आप कम से कम खर्चे में चलाना चाहते हैं या टैक्स को वहाँ पे बचाना चाहते हैं, सो यू विल गो इनटू दैट दोज एरियाज एंड ओपन अप योर बिजनेस जहाँ पे आपको 5 साल की शायद इनकम टैक्स की रिबेट। सो दैट इज़ योर प्रोडक्टिव थिंकिंग, आप ये कर रहे हैं। या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, आप एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो, आप PPFs में इन्वेस्ट करेंगे, आप FD कराएंगे 5 साल की, बिकॉज आपको उन सब पे डिडक्शन मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। येस, डेफिनेटली आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। अभी मैंने कहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपके यानी एक डेवलप्ड, एक बैलेंस्ड फॉर्म में ग्रोथ हो रही है आपकी कंट्री की, क्योंकि वो जो एरियाज़ जहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं है, वो ट्राइबल एरियाज़ हैं या वो आपके एरियाज़ अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पे आपके इनकम टैक्स के बेनिफिट दिए जा रहे हैं कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्री आप लेके आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इट्स टू वे बेनिफिट, आपको टैक्स का बेनिफिट मिला और इकोनॉमी को क्या मिला, दैट इज़ बैलेंस ग्रोथ, इज़न्ट इट। इसी तरह से आपको एक अट्रैक्शन दी जाती है कि आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ओके, आप बैंक से लोन लेके मकान बनाएं, तो आपको भी टैक्स का बेनिफिट हुआ और आपके बैंक्स जो हैं या आपकी इकोनॉमी में जो ये इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। द सिमिलर इज़ द पॉइंट दैट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, सो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, आपका टैक्स बेनिफिट कम होगा, ओके, तो टैक्स पेयर को भी फ़ायदा है,
ओके, सोसाइटी को फ़ायदा है, ओके, देन उसके अलावा आपकी कंट्री को फ़ायदा है. सो बेसिकली अगर हम बात करें, इट इज़ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. आपके बैंक्स ग्रो करेंगे बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द बैंक ऑल्सो, यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो, बिकॉज आपको इंकरेजमेंट मिल रही है. सो वहाँ पे भी आपका एक बैलेंस ग्रोथ होगा. सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द पर्सन, ऑफ द बैंक्स, ऑफ द वेरियस पार्टीज, येस इट विल be better now because of these tax planning. Okay, so these were the tax planning objectives. उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अब टैक्स प्लानिंग मैंने कहा जो रूल्स के फ़ायदा उठाते हुए आप करेंगे. तो रूल्स का कैसे फ़ायदा आप उठाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, बीइंग द पार्टनर इन अ एग्रीकल्चरल फर्म. अगर आप एक किसी भी एग्रीकल्चरल फर्म में पार्टनर हैं और उस फर्म में से आपको जो भी इनकम होगी, जो भी शेयर मिलेगा, दैट विल बी टोटली एग्जम्प्टेड बिकॉज एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो एग्जम्प्टेड होती है. ओके, उसके बाद ऐसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसको डिवाइड मत करो, उसको HUF में ही रहने दो. तो उसमें क्या होगा, जितना भी आपको उसमें से शेयर मिलेगा, ठीक है, HUF ने तो टैक्स पे कर दिया, आपको जो इंडिविजुअली शेयर मिलेगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड. उसके बाद गिफ्ट्स फ्रॉम द रिलेटिव्स, जो आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आपको उनसे गिफ्ट मिलता है, आप उनसे पैसा लेते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, इन दैट केस दैट इज़ अगेन एग्जम्प्टेड. इसी तरह से इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, उसकी अपनी स्किल से है. ओके, पेंटर है या अच्छा डांसर है, उसकी अपनी स्किल है. ओके, वो आपका जो पैसा है वो उसका इंडिविजुअल है. ओके, और लेकिन अगर आप उसके पैसे को फर्दर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, अभी तो वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं हुआ एज पेरेंट्स, लेकिन बाद में अगर आप उसके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई आपको इंटरेस्ट या कोई इनकम होती है, देन इट विल बी नॉट द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड. तब वो माइनर चाइल्ड की इनकम नहीं माना जाएगा. ओके, वो किसकी इनकम माना जाएगा? पेरेंट्स की, जिसकी इनकम में वो क्लब होगा. तो ऐसे में आप बच सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं. और टैक्स प्लानिंग आप क्या करेंगे? आप उसका फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको कोई डांस शो में वो गया और उसको लेट इट बी 1 लाख रुपए की इनकम हुई. अब वो इनकम माइनर चाइल्ड की इंडिविजुअल इनकम होगी, फादर या मदर की इनकम में इंक्लूड नहीं होगी. लेकिन अगर उस 1 लाख रुपए को आप यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, आप उसको PPF में जमा करिए. दिस इज टैक्स प्लानिंग. आप PPF में जमा कर दीजिए. ओके, PPF में जमा करा आपने, अब उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो एग्जम्प्टेड है. तो ऐसे में जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम में ये इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा. अगर होगा भी तो क्या लिखा जाएगा? एग्जम्प्टेड. सो इस तरह से आप टैक्स की प्लानिंग करिए. उसके बाद ट्रांसफ़र, हमने क्लबिंग ऑफ इनकम का जब हम चैप्टर आपने किया तो उसमें देखा होगा कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी एसेट, कोई भी इनकम, दैट इज़ टू वाइफ या डॉटर इन लॉ. ओके, तो इन दैट केस वो जो है बिना कंसिडरेशन के है, तो क्या होगा वो आपका? दैट विल बी, क्या होगा? क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. लेकिन इसके लिए एक तरीका है, आप अपनी वाइफ को शादी के बाद ट्रांसफ़र मत करिए. कोई भी जो भी आपने ट्रांसफ़र करना है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर हैंड. ओके, तो पहले से ही उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए टू योर वुड बी वाइफ और वुड बी डॉटर इन लॉ. ओके, बिफोर द मैरिज आप उसके नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके, इन दैट केस ये जो आपका क्लबिंग वाला पॉइंट है ये आप बच जाएंगे. ऐसे ही HRA वर्सेस रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो आप देखिए कि आप दोनों की ऑप्शंस कैलकुलेशन करिए कि मैं किराए के मकान में रहूं और HRA लूं, वो फ़ायदेमंद है, या मैं एम्प्लॉयर के द्वारा दिए गए मकान में रहूं तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है. दोनों पॉइंट्स कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद आप अपनी ऑप्शन चूज़ करके अपने एम्प्लॉयर को बताइए. सेम इज़ द केस विद अलाउंस या फैसिलिटी, कि आपको मेडिकल अलाउंस लेना फ़ायदेमंद है या मेडिकल फैसिलिटी लेना फ़ायदेमंद है. ओके, सो एजुकेशनल अलाउंस लेना आपको फ़ायदेमंद है या फिर एजुकेशनल फैसिलिटी लेना फ़ायदेमंद है. आप देखिए जो जिसमें आपको फ़ायदा लगता है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए और अपने एम्प्लॉयर को बताइए. लेकिन फ़ायदा किसका देखेंगे आप? अपना. सो दिस इज़ नोन एज द टैक्स प्लानिंग. उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस, सेकेंड है ऑप्शन टैक्स अवॉइडेंस. टैक्स अवॉइडेंस मैंने कहा टेम्परेरी बेनिफिट है. क्या लिखा है? टैक्स अवॉइडेंस एक टेम्परेरी बेनिफिट है. क्यों?
क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है जब आप इनकम टैक्स के रूल्स नहीं बल्कि इनकम टैक्स में दी गई कमियां, लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और उन कमियों का फायदा उठाते हुए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा देते हुए, ठीक है, उनको जो है आप क्लियरली नहीं बता रहे बल्कि उनकी कमियों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा मैंने टेम्परेरी क्यों कहा, जिस दिन वो कमियां आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ आ गई तो वो सारी कमियां खत्म कर दी जाएंगी, वो लूप होल्स आपके बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा ना तब, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द टेम्परेरी बेनिफिट। ये लंबे समय का बेनिफिट नहीं है, दिस इज टेम्परेरी। जब तक आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो कमियां नजर नहीं आती, जब तक उनको अपने लूप होल्स का पता नहीं चलता, तब तक आप उसका फायदा उठाइए, ओके। ये भी आपका इलीगल नहीं है, आपके अगेंस्ट कुछ पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, लीगली ही जो उनकी कमियां हैं आप उसका बस फायदा उठा रहे हो। सो टैक्स प्लानिंग में तो आपने जो आपको बेनिफिट्स दिए गए थे उसका फायदा उठाया था, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, आप उनकी कमियों का फायदा उठा रहे हैं। तो एथिकल तो नहीं है, क्योंकि इसमें आप सरकार को नुकसान देने वाले हैं, आप सोसाइटी को नुकसान देने वाले हैं, आप अपनी इकोनॉमी को नुकसान देने वाले हैं, आप अपने देश को नुकसान देने वाले हैं, लेकिन आपका फायदा होने वाला है। लेकिन वो फायदा मैंने क्या कहा, टेम्परेरी है। So tax avoidance means reducing your tax liability without breaking any law. आप कुछ illegal काम नहीं कर रहे। In this, an individual looks for the loopholes in the law and makes most of those loopholes to reduce the tax liability. By using tax avoidance, you satisfy all the provisions of law. आप legally सब कुछ कर रहे हैं, आप illegal कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, बट इन द सेम टाइम यू रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी टू, ओके। नाउ टैक्स इवेजन, ये है जिसको हम कहते हैं जिसकी वजह से ब्लैक मनी होता है। टैक्स इवेजन है बिल्कुल इलीगल, जब आप टैक्स को चोरी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज टोटली इलीगल, ओके। व्हेन एनी इंडिविजुअल मेक्स फॉल्स क्लेम्स टू रिड्यूस हिज टोटल इनकम or by not providing any information regarding his total income, then it is called as tax evasion. जब वो गलत information देता है या अपनी informations को छुपाता है, especially अपनी incomes को छुपाता है, okay, by doing so his tax liability is reduced and it will result in less tax being paid by him, ओके वो टैक्स लाइबिलिटी उसकी कम हो जाएगी और वो कम टैक्स पे करेगा। नाउ टैक्स इवेजन, अ पर्सन रिड्यूस हिज टैक्सेबल इनकम बाय नॉट रिकॉर्डिंग द सेल मेड बाय हिम, क्लेमिंग बैड डेब्ट्स और लॉसेस जो कभी हुए ही नहीं, मेकिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस, फॉल्स डोनेशन, दान बेकार में दिखा रहा है, ATG में क्लेम कर रहा है जबकि उसने किया नहीं, बाय नॉट शोइंग द कैपिटल गेन, कुछ चीज़ें बेची लेकिन उसने कैपिटल गेन दिखाया ही नहीं, बाय नॉट शोइंग द इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शंस, बाय शोइंग एक्सेसिव सैलरी पेड, तो इस तरह के एक्सेस में खर्चे दिखाना, एक्सेस में लॉसेस दिखाना, इनकम्स को छुपाना, ये सारा इलीगल है, ओके। Now, what is the difference between tax planning, tax avoidance and tax evasion? यहाँ तक अभी तक आपको समझ ज़रूर आ गया होगा कि टैक्स प्लानिंग सबसे ज़्यादा एथिकल माना गया है क्योंकि आप इसमें रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस इलीगल नहीं है बट ये एथिकल नहीं है क्योंकि एक तरह से आप धोखा दे रहे हैं अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद टैक्स इवेजन, ये तो बिल्कुल अनएथिकल, ओके, और इलीगल है क्योंकि यहाँ पे आप चोरी कर रहे हैं, ओके, अपने टैक्स को चोरी कर रहे हैं और इसमें 100% जब भी पकड़ में आएंगे आपके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। सो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या है? लीगल। टैक्स अवॉइडेंस भी लीगल। तो इलीगल क्या है?
टैक्स इवेजन। उसके बाद टैक्स प्लानिंग एथिकल है, टैक्स अवॉइडेंस अनएथिकल, टैक्स इवेजन अनएथिकल। उसके बाद टैक्स प्लानिंग नो इंटेंशन टू डिफीट लीगल स्पिरिट, हर चीज़ लीगल तरीके से की जा रही है। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस में क्या कर रहे हो आप जो लॉ है उसको तोड़ मरोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपको लॉ को आप ब्रेक कर रहे हो, चाहे उसके लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए। और टैक्स इवेजन में तो 100% आप इलीगल काम कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स प्लानिंग बाय टेकिंग लेजिटिमेट बेनिफिट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ, जो आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं उसी का फ़ायदा आप उठा रहे हैं। जबकि टैक्स अवॉइडेंस में यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ लूप होल्स। और टैक्स इवेजन में यू आर मिस स्टेटमेंट, फॉल्सिफिकेशन, एवरीथिंग इट इज़ रॉन्गली यू आर एक्सप्रेसिंग। नेक्स्ट, नो लिटिगेशन इन द कोर्ट, टैक्स प्लानिंग में कोई आपको सज़ा नहीं होने वाली। टैक्स अवॉइडेंस में इट कैन लीड टू द लिटिगेशन, जब पकड़ में आएगा। टैक्स इवेजन में 100% आपके अगेंस्ट जो है केस किया जाएगा। उसके बाद टैक्स प्लानिंग में नो पेनल्टी नो प्रोसिक्यूशन, टैक्स अवॉइडेंस में नो पेनल्टी नो प्रोसिक्यूशन, सिर्फ लीगल कार्यवाही, सिर्फ ये होगा कि आपसे जो आपको बेनिफिट है वो वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन टैक्स इवेजन में पक्का आपको अगेंस्ट पेनल्टी होगी, सज़ा भी होगी। उसके बाद टैक्स प्लानिंग इज़ गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी। ओके, देन टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, नेचुरली जब आप लूप होल्स का फ़ायदा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके देश को और आपकी सोसाइटी को नुकसान होने वाला। द सेम इज़ द केस विद टैक्स इवेजन। उसके बाद टैक्स प्लानिंग इट प्रोमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, जबकि टैक्स अवॉइडेंस में क्या है, इट एनकरेजेस ब्राइबरी, क्योंकि आप लूप होल्स के लिए क्या करेंगे, अपने सीए को ब्राइब देंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं कुछ और लोगों को ब्राइब देंगे जिससे कि आपकी सारी सिचुएशन जो है वो लूप होल्स के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। सो इट एनकरेजेस ब्राइबरी एंड वीकन्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन ये सबसे ज़्यादा वर्स कंडीशन में होगी जब इट इज़ टैक्स इवेजन। उसके बाद टैक्स प्लानिंग इट इज़ प्लानिंग बिफोर द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस planning for the avoidance before the tax liability arises. Okay, tax evasion involves avoidance of payment of tax after the liability of tax has arisen. Okay, so tax evasion में क्या कर रहे हो, tax liability arise हो गई है, okay, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, falsify कर रहे हो, आप उसको झुठला रहे हो और आप अपने टैक्स को चोरी करने के तरीके ढूंढ रहे हो। जबकि टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ अपने टैक्स के बर्डन को कम करना चाहते हो। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, एंड मेनली वी वर टॉकिंग अबाउट टैक्स मैनेजमेंट। थैंक यू बेटा।